नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना के लगातार घट रहे केस के बीच फिर से चिंता की खबर है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद तीसरी लहर का खतरा अब मंडराने लगा है। सबसे पहले यूरोप में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक 20 देशों में फैल चुका है और WHO ने भी सभी देशों को आगाह किया। ओमिक्रॉन को दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है और ऐसे में सभी सरकारें नए वेरिएंट से निपटने का दावा कर रही हैं और बाहर से आने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो नए वेरिएंट का खतरा फिलहाल बना हुआ है। कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायतें दी गई हैं, निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। तो महामारी से लड़ना अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इसमें सभी का सहयोग बड़ा जरूरी है और इसी को लेकर सरकार की तरफ से भी प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप सभी के सहयोग से मिलकर के ही इस नए वेरिएंट को भी हराया जा सकता है। वहीं प्रदेश सरकार का दावा है कि नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी पूरी की गई है। जो है हरियाणा में ना आए, ये हमारा कोशिश रहेगी, प्रयत्न रहेगा। किसी कारण से कुछ केस आता भी है, कोई ऐसा डायग्नोज होता भी है, तो हम उसकी जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको पूरा अडॉप्ट करें। हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह पर तैयार है। कल भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी रिव्यू मीटिंग ली है। जो हमारे PSA प्लांट्स इस वर्ष के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हो, बड़े अस्पताल हो, छोटे अस्पताल हो, उनको तुरंत प्रभाव से एक्टिव करने के आदेश भी दे दिए गए हैं और साथ में जहाँ जहाँ मैन पावर की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट मैन पावर को कैसे कॉरपोरेशन के माध्यम से लिए उसके भी आदेश दे दिए गए। हरियाणा कोरोना की किसी भी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इस पर अभी सारे विश्व में रिसर्च चल रही है। जैसे जैसे जानकारियां सामने आती जाएंगी वैसे वैसे इससे लड़ने में और अधिक लाभ होगा। इससे लड़ने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, उपचार के लिए डेल्टा में या ओमिक्रॉन में या पहले बीटा आया, अंतर हो सकता है, लेकिन बचने का एक ही तरीका है, वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। उसमें लोगों को स्वयं की प्रेरणा से इसका पालन करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। वो तो केंद्र ने वो तो हिदायतें जारी कर ही दी हैं और जो हिदायतें हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाए। वहीं सरकार की ओर से पुख्ता बंदोबस्त का दावा किया जा रहा है, तो वहीं जनता बेपरवाह नजर आ रही है। बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ रही है और फरीदाबाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद में दुनिया भर में दहशत बढ़ गई है और इस कोरोना के वेरिएंट की वजह से बताया जा रहा है कि जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं। खास तौर से मास्क लगाकर रहना बेहद ज़रूरी कहा गया है और ऐसे में उन लोगों के जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटने की भी बात कही है। लेकिन हम 1-2 के NIT में चौक पर पहुंचे हैं और यहाँ ये जो मार्केट है, आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ भाड़ है वो साफ तौर से यहाँ देखी जा सकती है कि किस तरह से भीड़ यहाँ बढ़ रही है। लोग शॉपिंग के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन अगर मास्क की हम बात करें तो बेहद कम ऐसे लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं। आप साफ तौर से अगर दिखाऊं मैं आपको तस्वीरें, तो आप देखिए जिस तरह से यहाँ मार्केट में पहुँचे हैं लोग, मास्क बेहद कम लोगों पर है। ऐसे में ये बेहद समझना होगा ज़रूरी कि अगर इस तरह से लापरवाही बरती गई तो जो कोरोना का जो तीसरे लहर की जो बात की जा रही है वो एक बार फिर सामने आ सकती है। और ऐसे में आप अगर देखिए तस्वीरों में, आप साफ तौर से देखें तो ये तमाम लोग जो हैं बिना मास्क के यहाँ देखे जा सकते हैं। ये पूरे मार्केट का केवल इनका नहीं है, जो तमाम लोग यहाँ
पहुँचे हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से कहीं ना कहीं जिस तरह तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है उसमें एक बड़ा हाथ ये हो सकता है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही है मार्केट में पूरी तरह से, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये बड़ी लापरवाही और बड़ी चूक कहा जा रहा है। और इसी वजह से जो कोरोना के जो तीसरे वेरिएंट की बात की जा रही है, तीसरी लहर की बात की जा रही है, ओमिक्रॉन की जिस तरह से बात की जा रही है, ऐसे में हो सकता है कि ये जो लापरवाही है वो लोगों पर खुद भारी पड़े। ऐसे में हालांकि सरकार की तरफ से तमाम तरह की जो हिदायतें जारी की गई हैं, अब देखना होगा कि किस तरह से सतर्कता बरती जाती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद की तस्वीरें आपने देखी है, लेकिन अब आपको जरा गुरुग्राम की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हमारे संवाददाता राज वर्मा ने जायजा लिया है, जरा आप भी देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत एक बार पूरे विश्व में फिर से देखने को मिल रही है। यानी कि जो तीसरी लहर की बात हो रही थी, क्या ये वही तो नहीं है? और इसको लेकर अब देश में भी तमाम तरह की तैयारियां और नई गाइडलाइंस जारी की गई है ताकि ओमिक्रॉन से जो है वो बचाव किया जा सके। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और जो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स और लैब हैं उनके साथ बैठक की गई थी। सुनिश्चित किया गया था कि ओमिक्रॉन के अगर कोई पेशेंट आता है या विदेश से, खासतौर से उन देशों से जहां से कि ओमिक्रॉन से प्रभावित जो देश है, तो वहां से आने वाले लोगों पर खास नज़र रखी जाएगी। RT-PCR टेस्ट से लेकर उनके जो जाँच है और उनकी जो जानकारी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब स्वास्थ्य विभाग को तुरंत मुहैया कराए। क्योंकि गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस सब के बीच जो दूसरी जो तस्वीरें हैं जो परेशानी का सबब बन सकती है वो ये है कि बाज़ार हो, सड़कें हो या तमाम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग जो है वो लापरवाही करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि मास्क का जो इस्तेमाल होना चाहिए वो लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की बात करें तो वो भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसको लेकर आज हरियाणा के गृह मंत्री ने भी बाकायदा तमाम पुलिस कमिश्नर और जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं उन्हें निर्देश दिए हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर बाज़ार में वो सुनिश्चित करें कि तमाम जो लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें और ज़रूरत पड़े तो इनके चालान भी काटे जाए। लेकिन जो ये इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है ये एक बड़ी लापरवाही है और यही एक मुसीबत का सबब भी बन सकती है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। और कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद अब सवाल कई हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, क्योंकि नए वेरिएंट से लड़ने के लिए आखिर हमारी तैयारी कितनी, हम कितने तैयार हैं, और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लापरवाही आखिर क्यों बरती जा रही है, जो कि हम आजकल अक्सर बाजारों में देख रहे हैं। वहीं सवाल तो ये भी है कि महामारी से लड़ना अकेले सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्या सरकार को ही इस महामारी से लड़ने की अकेले जिम्मेदारी होती है या फिर आपको भी इसमें सहयोग करना है? एक और सवाल ये कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का परहेज क्या वाकई में भारी पड़ सकता है? ये ऐसे कई गंभीर सवाल हैं, इन्हीं का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। जरा सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पुपली कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुमित गौड़ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में है। ओंकार जी, बहुत स्वागत है। और गुरुग्राम से CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। और शुरुआत आपसे ही, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, सवाल तो ये है कि इस ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितना ज़्यादा घातक है? दुनिया के 20 ऐसे देश जो कि इससे प्रभावित होते हुए नजर आते हैं, तो भारत भी ये देखना चाहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खतरा भारत के ऊपर भी नजर आ रहा है। क्या अभी तक के जो कदम हैं वो काफ़ी हैं या और कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है? वीरेंद्र जी, पहली बात तो मैं कहूँगा कि अभी तक भारत में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। दूसरा, आपको मालूम है कि 12 जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं उनका नाम सभी को अभी तक, जहां तक भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने अपने दिशा निर्देश में सभी को बताया है और हम इन पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और आपको एक बात बताऊं, अभी इन 12 हाई रिस्क कंट्रीज से आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR कंपलसरी हो गया है और इवन अगर इनका RT-PCR नेगेटिव भी होता है तो इनका 8th डे दोबारा RT-PCR होगा और इवन वो तब भी नेगेटिव है तो भी आपको 7 दिन अपने होम क्वारंटाइन रहना है। यानी कुल मिलाकर इन 12 हाई रिस्क कंट्री, अगर आप कहें तो मैं इन मान के चलूंगा कि 14 दिन से 15 दिन तक इन सबको अपने घर में रहना पड़ेगा। और अगर आप बात करें तो इन 12 कंट्रीज में सबसे पहले आप वहीं वापस आए, हम यूके की बात करें, जब यूके स्ट्रेन हुआ था तो उसके बाद आप साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना,
मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। ये नाम मैंने इसलिए लिए हैं ताकि हम सबको पता रहे कि इन कंट्री से आने वाले यदि आम जन या उनके भी किसी के आसपास आते हैं तो वो भी हमारी सरकार के साथ साथ या स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सभी तंत्र के साथ वो इन लोगों पे इंश्योर करें कि ये लोग होम क्वारंटाइन में रह सके। ठीक है। जहां तक सवाल है आपने कहा, अभी तक जैसा हमने बताया कि इनका RT-PCR कंपलसरी हो गया है, 14 डेज तक इनको होम क्वारंटाइन कंपलसरी है। इसके अलावा भी जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं उनको सेल्फ मॉनिटरिंग की सलाह दी गई है। यहाँ उन ट्रेवलर्स का या पब्लिक का या आम जन का या उन लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। आप जब बाहर से आते हैं तो आपको होम आइसोलेट या होम क्वारंटाइन जो भी गाइडलाइंस के तहत आपको करना चाहिए, सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए। ठीक है। और हमने एक ये भी आज, जैसा भी आपके साथी ने बताया, राज वर्मा जी ने, कि हमने ना केवल प्राइवेट लैब्स को और हॉस्पिटल्स को बुलाया है, बल्कि आज हमने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग करके होटल्स को और MNCs को और BPOs को भी कहा उन लोगों की हमें लिस्ट दें जो लोग इन किसी भी हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हो या दूसरे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आ रहे हैं, ताकि एटलीस्ट हम 5% लोगों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल भेज सकें। ठीक है। फिलहाल अभी यही तैयारी कर सकते हैं। जहां तक सवाल है कि वायरस के बारे में कहा जाए, पहले स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है, ना केवल अनिल विज जी ने भी बल्कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा। अभी इट इज टू अर्ली टू से कि वायरस ट्रांसमिट ज्यादा करेगा या मोर्बिडिटी ज्यादा है या मोर्टेलिटी ज्यादा है, अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। आने वाले दिनों में शायद इस बारे में हम और अच्छे से कह पाएंगे। ठीक है। और इसीलिए कहा गया है कि सिर्फ नजर बनाने की जरूरत है, हर एक चीज पर मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वंदना भोपली जी, लेकिन इसको लेकर के प्रदेश की सरकार और खास करके स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन हमने देखा है कि दूसरी लहर क्योंकि बहुत हद तक लापरवाहियां बरती गई थी, उसके बाद अचानक से लहर आ जाती है और उसकी चपेट में पूरे देश के लोग आ जाते हैं। और ये हमने देखा भी कि क्या क्या चुनौतियां थी उस वक्त। तो क्या अब तीसरी लहर का अंदेशा जो बार बार जताया जा रहा था, क्या ये वही कारण है, उसी की शुरुआत हो रही है और कितनी तैयारी है? शुभेंदु जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस गंभीर विषय पे उन्होंने आज चर्चा रखी है। ये भी एक लोगों को अवेयर करने का तरीका है, लोग जान सके कि क्या क्या उनको जो प्रिकॉशंस हैं वो लेनी है या क्या स्थिति है उसके बारे में वो जान सकते हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के प्रदेश सरकार की तैयारियों की, तो आपको बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी जितने भी राज्य हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ या उनके अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने बैठक किया, जो जो कदम उठाए जा सकते थे उसके बारे में चर्चा की है। और वही काम जो है हमारे स्टेट में हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा लिए जा रहे हैं। आप ये देखेंगे कि आज के दिन में 2 खबरें आई। सबसे पहले एक DGCA ने एक सर्कुलर जारी किया है जो 15 दिसंबर से शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स को चलाने का डिसीजन था, उसको अभी डिले कर दिया गया है। साथ के साथ अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में हमने पहले डिसाइड किया था कि 1 दिसंबर से जो स्कूल्स हैं वो पूरी कैपेसिटी के साथ खोले जाएंगे, उसको भी हमने डिले कर दिया है। हम आगे की स्थिति को देखकर फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो मुझे लगता है कि हमने चाहे जितने भी अधिकारी हैं, आप देखेंगे कि स्कूलों में भी डायरेक्टर्स ने मीटिंग लेकर कहा है कि वैक्सीन का स्टेटस अपडेट हो, स्कूलों में क्या स्थिति है, मास्क सैनिटाइजेशन के बारे में भी उन्होंने अपडेट्स लिए हैं। तो ये जो काम है अधिकारियों के लेवल पर ही शुरू हो चुका है, अवेयरनेस का भी शुरू हो चुका है। और हमारी कोशिश ये है कि अगर कोई मास्क के बिना दिखाई देता है तो उसको हम टोके और उसके पे फाइन भी लगाएं, ताकि अवेयर करना हमारा काम है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज और भी है जो मैं मानती हूँ कि जो हमारी सरकार है वो लगातार से इस पर काम कर रही है। उनको लगता है कि जो भी स्टेप लेने चाहिए वो स्टेप लिए जा रहे हैं हमारी सरकार की तरफ से, लेकिन लापरवाही का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। एहतियात लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पैनिक भी नहीं होना चाहिए। पैनिक भी ना हम हो, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, अभी यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं वो भी यहाँ पर बता देंगे कि सबसे अच्छी चीज ये रही है कि अभी तक ये रिपोर्ट है कि इस जो वेरिएंट है उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा या डेथ नहीं बढ़ी है। ये जरूर है कि नया वेरिएंट है, इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा है,
तो इसकी गंभीरता ज्यादा हो सकती है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो हमें अपने अनुभवों से भी सीखना पड़ेगा, पैनिक ठीक नहीं है। होना पड़ेगा, हमारी जो लापरवाही पहली नहीं लहर करनी और पड़ेगी, दूसरी लहर इससे के जो हमें अनुभव करना थे पड़ेगा। वो अब काम आने वाले हैं। सुमित गौड़ जी, आपको लगता है कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की जो तैयारियां हैं, प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जो बताया गया है, और जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम है जो सजेशन दे रही हैं, उनको माना भी जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये तैयारियां काफी है या आपको लगता है कुछ और चीजें करने की जरूरत है? तो मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा क्योंकि आप लोगों ने, हेलो जी सुमित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। क्योंकि आप लोगों ने टाइमली इस मुद्दे को उठाया है। जैसे हम और भी डिबेट्स में जाते हैं तो आपने के चैनल ने सबसे पहले ये गंभीर मुद्दा उठाया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ सेकेंडली मैं पॉइंट में आना चाहूंगा। हमारी साथी प्रवक्ता बीजेपी की वंदना पोखरी जी ने बड़ी सफाई से अपनी पार्टी का पक्ष रखा, अपनी तैयारियों को रखा, लेकिन मैं साथ ही उनको याद दिलाना चाहता हूं फर्स्ट और सेकंड वेव का उस समय जब लहर आई थी कोरोना की, तब भी बीजेपी के सभी नेताओं ने, चाहे वो केंद्रीय नेता हो चाहे वो हरियाणा के नेता हो, सभी ने ये कहा था कि हमारी तैयारी पूरी है और कोरोना को हम काम खात्मा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एंड आप सबने देखा कि इनकी तैयारियां रखी की रखी रह गई। ऐसा कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला, कोई ऐसी स्ट्रीट नहीं थी, नॉट इन हरियाणा, पूरे देश की बात कर रहा हूं, कि जहां पे कोई एक किसी गली में मोहल्ले में एक कैजुअलिटी नहीं हुई हो, या लोग भागे ना फिर रहे हो, या लोग मुंह छुपाते नहीं घूम रहे हो। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि पहली और दूसरी वेव में भी बीजेपी सरकार का फेलियर सामने आया था, चाहे वो केंद्र की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें। लेकिन अब जो कि आप देखिए, अभी मैं कल की न्यूज देख रहा था, टोटल अब तक मिला के 11 कंट्रीज ने लॉकडाउन कर दिया है, जहां पे केसेस ज्यादा है, कैजुअलिटीज है। हमारे एक और लीडर ने पीएम साहब को, इनके अन्य नेताओं को एक सजेशन दिया था कि फॉरेन की उन कंट्रीज की फ्लाइट को तुरंत बैन कर दें या 1 दिसंबर से बैन कर दें। देखिए, पिछली बार भी जो मूवमेंट हुआ था, जब कोरोना आया था, तो हमारे इंडिया में तो हुआ नहीं, जो बाहर से लोग आए उन्होंने यहाँ स्प्रेड किया, ये आपको हमें सबको मालूम है। तो लेकिन ये बीजेपी सरकार है, सोई हुई गूंगी भरी सरकार है, इन्हें घोषणाएं करनी आती है, उन पर। ठीक है, आप यानी कि यही कहना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उनको फिलहाल रोक देना चाहिए, उन पर बैन लगा देना चाहिए, उनको फिलहाल कुछ समय के लिए रोक देना। हाँ वंदना जी, इस समय ना बीजेपी ना कांग्रेस है, हमें लीडर बनाते हैं हमारे शहर के लोग, हमारे समाज के लोग। तो हमारे लिए अपनी पार्टी बाद में आनी है, हमें अपनी गलतियां भी स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, कांग्रेस सेकेंडरी है, पहले हमारे लिए आना चाहिए अपने फरीदाबाद का। ठीक है, मैं आपका पॉइंट आपने रख लिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ओंकार सिंह जी को भी मैं जरा शामिल कर रहा हूँ। ओंकार सिंह जी, आपको लग रहा है, क्योंकि अब ठीक है सर, ठीक है सुमित गौड़ जी, ठीक है, आपने पॉइंट रख लिया है। ठीक है, मैं जरा जवाब लूंगा उस पर, जवाब ले लूंगा मैं उस पर। लेकिन ओंकार सिंह जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं कि अभी तक की जो तैयारियां हैं, और यही तो बार बार कहा जा रहा था कि सोशल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, आपको लगता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को रोकने के साथ साथ कुछ और इंटरनल भी कुछ पाबंदियां करने की जरूरत है? क्योंकि शादी का समय है, सोशल गैदरिंग बहुत हद तक ज्यादा हो रही है, तो इसको कुछ कम सीमित करने की जरूरत है। सुमित गौड़ जी प्लीज एक मिनट जरा। हाँ सुमित गौड़ जी एक मिनट, ठीक है सर, एक मिनट। घोषणा के बाद आप ओंकार सिंह जी, शुभेंदु जी ने चुप कराएंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। 3 ऐसे हॉस्पिटल हैं। सुमित गौड़ जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुमित गौड़ जी प्लीज एक मिनट जरा सुनिए, आपने अपना पॉइंट रखा है, जरा बाकियों को सुनिए। ओंकार सिंह जी, बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, तो आपने ये तो कह दिया। शुभेंदु जी इनकी आवाज डाउन कर दीजिए। सुमित गौड़ जी, इसमें काम नहीं चलेगा। सुमित गौड़ जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपने ऑक्सीजन के लिए क्या किया? देखिए कितनी गंभीरता ले रहे हैं, इस स्थिति को ले रहे हैं, इन्होंने ये प्लग निकाल रखा है। सुमित गौड़ जी प्लीज एक मिनट जरा, ठीक है। ओंकार सिंह जी बात पूरी कीजिए। हाँ शुभेंदु जी, आज का जो मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, समाज के लिए, हम सब के लिए, हमारी पीढ़ियों से संबंधित मुद्दा है। कोरोना को ये मानता हूं मैं कि अकेले सरकार नहीं हरा सकती, इसके लिए हम सबको पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सरकार का सहयोग तो करना ही करना है। और दूसरा, इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा, पिछली बार के जो एक्सपीरियंस हैं उनमें हमने देखा कि सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं जो, उन्होंने हमारा बहुत योगदान दिया। तो मैं ये भी चाहूंगा कि ये सरकार सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं जिन्होंने पहले हमारी कोरोना काल में सेवा करी है, उनको भी साथ में लेके, उनको साथ में गाइडलाइंस देके उनको इन्वॉल्व करे। ठीक है,
ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेवारी है, हमारे प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, क्योंकि हमने दुख झेला, हमारे परिवार ने दुख झेला है कोरोना का। मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना यही है और सरकार भी वही है। यहां मैं सरकार की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस सरकार ने भारत को एक प्रयोगशाला बना के रख दिया। जब इन्होंने नोटबंदी करी, इन्होंने जनता पे प्रयोग किया। जब इन्होंने जीएसटी लगाया, इन्होंने व्यापारियों पे प्रयोग किया। इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, आज सामूहिक लॉकडाउन लगाया, जबकि उस टाइम हमारे को फ्लाइट्स बंद करनी चाहिए थी, वो इन्होंने फिर से जनता पे प्रयोग किया। फिर इन्होंने किसानों पे प्रयोग किया। ये किसान मानते भी नहीं थे, अब उनसे माफी मांग ली इनके प्रधानमंत्री जी ने। मांगते नहीं थे किसान है, फिर कानून भी रद्द कर दिए। तो मैं आज कोरोना की बात करना चाहता हूं, उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो जिम्मेवारी है हम सब की है। इसके लिए हमारे को जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, एक हवा सर ये भी उड़ रही है, एक हवा ये भी उड़ रही है कि ये जो कोरोना का हवा और हवा जो बनाया जा रहा है, ये किसानों को बॉर्डर से हटाने के लिए भी है। क्या ऐसा ही आपको लग रहा है क्या? क्योंकि कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी आए हैं। हाँ शुभेंदु जी, मैं इसी बात पे आना चाहूंगा। इस सरकार को कोरोना का हुआ, पिछली बार तो आप देख ले, जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन था, बहुत बड़ी स्टेट का इलेक्शन था, तब इन्होंने कोरोना का हुआ बनाया, किसानों को हटाने की कोशिश भी की, उन्हें बदनाम भी किया। अब भी यूपी का इलेक्शन सामने, बहुत बड़ी स्टेट है, और मेरा मानना है कि अगर यूपी में बीजेपी हार जाती है तो देश से इनका सफाया है। इसलिए ये कहीं ना कहीं उससे जोड़ के तो देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी हमें कहीं अपनी तरफ से ढील नहीं छोड़नी चाहिए। वंदना जी जरा जवाब दीजिए, उसके बाद में वीरेंद्र जी आपके पास आता है। वंदना जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, ओंकार सिंह जी, ठीक है। प्रश्न पर भी और इनके उत्तर पर भी, मतलब क्या सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो पूरे जो विश्व के देश हैं उन्होंने अपने यहाँ कोरोना फैलवा लिया? जो आप देखेंगे कि कितने सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कोरोना फैल रहा है और हम कह रहे हैं कि उनका इम्पैक्ट हम पर ना पड़े, नया वेरिएंट आ रहा है उसका इम्पैक्ट हम पर ना पड़े, हम उससे कैसे बचाव करें, इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। और ये क्या कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था तो कोरोना का हवा फैला दिया। लेकिन ये सरकार तो वही है ना, इस सरकार पे भरोसा कौन करे? ये सिर्फ और सिर्फ दावों की सरकार है, कौन भरोसा करेगा इस सरकार के ऊपर? पिछली बार हमने देखा ऑक्सीजन की कमी से कैसे मृत्यु हुई है, देखा हमने पिछली बार। ये बड़ी हैरानी की बात है। अभी मैं यहाँ पर सुन पा रही थी, सुमित गौड़ जी हैं, वो बहुत बड़ी बात कर रहे थे यहाँ पे। उन्होंने बात की फ्लाइट्स को लेकर भी बात की, उन्होंने लॉकडाउन को लेकर भी बात की। सबसे पहले फ्लाइट्स की अगर ये बात कर रहे हैं तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसके अंदर जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका, वो भी साथ में इन्वॉल्व थे। उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, वो स्टेटमेंट में एज इट इज पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वह टी.एस. सिंहदेव है उनका नाम, और वो कौन सी पार्टी से आते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी फ्लाइट को एकदम से रोकना व्यवहारिक नहीं है। सबसे पहले ऐसी कंट्रीज जहां पर साउथ अफ्रीका से कनेक्शन नहीं है वहां पर भी ये वेरिएंट मिला है, हमें देखने की जरूरत है। और जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं हम उन पर चेक रखें। अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि किस तरह से उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, एक बार आते ही टेस्ट होता है और 8वें दिन के बाद भी टेस्ट होता है। तो ये सब चेक करा जा रहा है, उसके बाद जो है उनको एंटर करने की परमिशन दी जा रही है देश के अंदर। तो ये जब हम सब कुछ चेक कर रहे हैं और आपके ही जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि व्यवहारिक नहीं है, फ्लाइट्स अभी नहीं रुकनी चाहिए, तो मुझे लगता है अपने नेताओं के जो बयान है वो भी आपको सुन लेने चाहिए, उसके बाद आपको बोलना चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत समझदार है, उनको समझ आया कि एकदम से रोकना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन जो रोकना व्यवहारिक था वो कमर्शियल फ्लाइट थी, जो शुरू होनी थी उसको हमने रोक दिया, उसको हम आगे चलने नहीं दे रहे हैं, वो एक बड़ा कारण है। और दूसरा यहाँ पर अभी सुमित गौड़ जी लॉकडाउन के बारे में बात कर रहे थे कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, बाकी बहुत सारी कंट्रीज में लॉकडाउन लग गया है। तो मुझे याद है राहुल गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया, और पता चला कि जब वो बयान दे रहे थे तो पीछे केंद्र सरकार से पहले पंजाब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। राजनीति करना शुरू हो जाते हैं, जब वो दूसरा राजनीति करता है तो उसके बाद पे आ जाते हैं, ये 1 मिनट में राजनीति में बदल जाते हैं। ये इनके बीजेपी प्रवक्ताओं की नीति है। ये जब भी कोई ऐसी बात देखते हैं, मौका देखते हैं, 1 मिनट में कांग्रेस में चले जाते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछो। चलिए ठीक है, एक मिनट जरा ओंकार सिंह जी, सुमित जी, वंदना जी, एक मिनट, ठीक है। मैं इसमें जरा ठीक है, जरा ये भी समझ लेते हैं ना, दर्शकों को जरा ये भी बताते हैं कि इस नए वेरिएंट को लेकर के जब चर्चाएं हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब हमने वैक्सीन की 1 डोज या दोनों डोज अगर लगवा ली है तो क्या इस नए वेरिएंट के ऊपर वो कारगर रहेंगी? क्या अगर उन्होंने वैक्सीन की डोज लगवा ली है और सावधानी अगर वो बरत रहे हैं तो क्या वो इस वायरस से, नए वेरिएंट से बचे रहेंगे अगर आता है, दस्तक होती है तो?
शुभेंदु जी, अगर एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊं, हाँ। पहले भी कई बार डिबेट में ये बात हुई है हमारे साथ और हम जब भी बैठे, पेंडेमिक इज नॉट ओवर। कभी किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि पेंडेमिक खत्म हुआ, पहली बात हम ये ना भूलें। दूसरी बात, एक पेंडेमिक की सेल्फ लाइफ मिनिमम रहती है, ये मैं पुराने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जो हमारी किताबें या जो हमें बताया गया वो मैं बता रहा हूँ। मिनिमम यूजुअली पेंडेमिक 2 से 3 साल लास्ट करता है। तो पेंडेमिक अभी डिक्लेयर खत्म ना WHO ने किया, ना भारत सरकार ने, या किसी अन्य सरकार ने किया, उसमें एक टाइम लगेगा। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं, अब हम बात करेंगे सिर्फ वैक्सीनेशन से रिलेटेड। देखिए डेफिनेटली, और म्यूटेशंस जो आपने बात कही, मैं सभी के साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, म्यूटेशंस ना केवल साउथ अफ्रीका की बात करें, वो इंडिया में भी पॉसिबल है, वो किसी भी जगह पे पॉसिबल है। वायरस है, म्यूटेशंस होंगी इसमें, और दैट्स वाई पेंडेमिक लास्ट 2 से 3 साल यूजुअली लास्ट करता है। और अल्टीमेटली वैक्सीन के साथ क्यों जोड़ रहे हैं हम इस बात को, शुभेंदु जो आपने बात कही वो भी है। अभी हमने सीरो सर्वे किए हों या वैक्सीनेशन दी हो, ओवरऑल पर्पस हमारा ये है कि कम्युनिटी में जैसे भी एक एंटीबॉडी या प्रोटेक्शन का लेवल आना चाहिए। और हम मान के चलते हैं, हमारी किताब या हमारी जो पुरानी रिसर्च ये कहती है कि एक कम्युनिटी में जब 85% से ज्यादा लोगों को एंटीबॉडी बन जाए, चाहे वो नेचुरल बने चाहे वैक्सीन से बने, तो एक हर्ड इम्यूनिटी यानी एक प्रोटेक्शन की संभावना बन जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये वैक्सीन जो लगी है या दोनों डोज या कंप्लीट वैक्सीनेशन हुई है वो इस वायरस से प्रोटेक्ट करेगी या नहीं करेगी। नंबर 1, अभी इसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 2 डोजेस के बाद संभव है, हो सकता है, सभी में हो सकता है। अगेन उसका रीजन वही वायरस म्यूटेशन है, लेकिन वैक्सीन जो है वो आपको चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे इससे पहले डेल्टा रहा हो या अन्य वायरस रहा हो, आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि जो वैक्सीन का स्पाइक प्रोटीन के साथ है वो इफेक्टिव रहती है। और इसी वजह से आपका सर मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं, लोगों का एक और बड़ा सवाल सामने आता है कि ये जो हम बार बार कहते हैं कि बहुत ज्यादा घातक है, तो ये घातक किस लिहाज से है? ये बहुत तेजी के साथ लोगों को संक्रमित करता है या इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है? हाँ, देखिए इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी बहुत ज्यादा जल्दी लोगों को फैल सकता है, एक दूसरे से लग सकता है। और दूसरा पार्ट है जो आपने कहा कि मोर्टेलिटी या घातक जो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी। अभी इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, एज सच हॉस्पिटल एडमिशंस या इससे ये कहूं कि मोर्टेलिटी अभी तक इतनी नोटिस नहीं हुई है। और वैक्सीन डेफिनेटली आपको प्रोटेक्टिव रहेगी, ना केवल ओमिक्रॉन बल्कि सभी किस्म के, इवन आने वाले टाइम में भी जब तक आपको म्यूटेशंस होती रहेंगी। और मे बी सूनर और लेटर वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग ए बूस्टर डोज एंड फॉर चिल्ड्रन वैक्सीनेशन आल्सो। ठीक है सर, मैं एक सवाल और जल्दी से आपसे करता हूं, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा कि अब जो सोशल गैदरिंग हो रही है, क्योंकि शादियों का समय भी है, बहुत सारे लोग शादियों में गैदरिंग करते हैं, पॉलिटिकल रैलीज भी हो रही हैं, तो इन सभी को अब सीमित करने की जरूरत है क्या? क्योंकि अगर ठीक है इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर हम निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अब गलती से भी अगर ये वायरस आता है तो क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये संक्रमण फैलाता है, तो ऐसे में सोशल गैदरिंग को हमें बहुत सीमित करने की जरूरत है, जो हम इससे पहले तक कर चुके हैं। बिल्कुल शुभेंदु जी, एक बात मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, जब बाकी साथी डिस्कस कर रहे थे या हम सभी लोग कर रहे थे, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। हमने पीछे से जो हमारे कुछ केसेस बढ़े हैं, जहां पहले हम भी सिंगल डिजिट में थे, पिछले 10-12 दिन से हम डबल डिजिट में 11 या 12 के आसपास केसेस हो गए गुड़गांव में। मार्जिनल इंक्रीज है 1 या 2 केस का, लेकिन वो सिंगल से डबल डिजिट कहने के लिए हो गया। तो इंटरेस्टिंग बात यह है, ज्यादातर ट्रेवलर्स में हुए हैं। और मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, इंटरनेशनली इंडियन ट्रेवलर्स में से रहे, चाहे वो बॉम्बे गए हों, चाहे वो पुणे गए हों, चाहे वो गुवाहाटी गए हों, चाहे कलकत्ता गए हों, चाहे केरल गए हों, एयर ट्रेवल में काफी संभव है बातें। तो वो एक डिसीजन अलग बात होगी कि ट्रेवलर्स कहीं भी करे, वो होता है। और जहां तक आपने बात कही, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जहां अक्टूबर महीने में हमारे पास पूरे महीने में 189 केस थे, नवंबर महीने में वो बढ़कर 284 हुए, क्योंकि नवंबर माह में और अक्टूबर माह में डेफिनेटली फेस्टिव सीजन था, शादियां शुरू हुई, और अभी नववर्ष भी आने वाला है, वो भी होगा, और क्रिसमस भी है। और आपको एक मैं बात बताऊं, शायद नया न्यू ईयर जो है वो एक ऐसा है जो इंटरनेशनल और इंडियन मिक्सिंग को ज्यादा प्रमोट करेगा। तो मे बी अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट में हैव टू डिसाइड और मे टेक सर्टेन डिसीजंस। यहाँ कुछ बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है, यहाँ कुछ बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। मास्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, वंदना जी,
अब क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, दिसंबर है और शादियों का समय भी है, और दूसरा जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अब जो है न्यू ईयर भी आ रहा है, तो ऐसे में सेलिब्रेशन के लिए आप ठीक है इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं, किसी दूसरे देश में नहीं, लेकिन अगर दूसरे राज्य में भी जा रहे हैं तो संक्रमण होने की संभावना तो तब भी ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना तो अभी भी है। तो क्या ऐसे में इसको लिमिटेशन इस पर करने की ज़रूरत है, या इसके लिए भी सरकार कुछ विचार कर रही है? कुछ रोड मैप है, सरकार सोच क्या रही है, करना क्या चाहती है? देखिए शुभेंदु जी, हम लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। जिस प्रकार से जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से स्टेप लिए जाएंगे। सिर्फ शादी विवाह के जो नंबर है उनको, या पब्लिक जो गैदरिंग है उसके नंबर को कम करने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे। और साथ के साथ हमने देखा, अगर मैं हरियाणा सरकार की तरफ से बात करूं तो जो एरियाज दिल्ली के आसपास लगते हैं, एनसीआर है, वहां पर हमने ज्यादा इम्पैक्ट फील किया था, चाहे गुड़गांव है, फरीदाबाद है या पंचकुला। अभी भी आप डेटा उठाकर देखेंगे तो गुड़गांव, पंचकुला और फरीदाबाद, जिसमें गुड़गांव फरीदाबाद एनसीआर एरिया में आता है, वहां पर नंबर ज्यादा है। तो वहां पर भी हमें और ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, और भी ज्यादा हमारा ध्यान है वहां पर। तो समय के हिसाब से वो डिसीजन लिए जाएंगे। यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब से एक बात और कहना चाहूंगी कि वो प्लीज इस बात को बार बार क्लियर करे कि जो एक अफवाह से उड़ रही है कि ये जो म्यूटेंट है उस पर वैक्सीन काम नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जहां तक मैंने सुना है, ये जो मेरी बात हुई है, तो इसमें अफवाह ना उड़े और पैनिक ना हो, क्योंकि ये हो सकता है कि माइल्ड अटैक आ सकता है, माइल्ड इसके सिम्टम देख सकते हैं कोरोना के। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र ने ये स्पष्ट किया है, वंदना जी, बिल्कुल उन्होंने बताया है कि ये कारगर है, कारगर रहेगी। हाँ, संभावनाएं तो रहती है, आपने वैक्सीन की दोनों डोज भी लगवा ली है तो संभावनाएं हैं कि आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन वो बहुत माइल्ड होगा, ज्यादा घातक नहीं होगा। खैर ये चीज तो है, लेकिन इसीलिए शुभेंदु, अगर इस तरह की बात जो है लोगों के बीच में जाएगी तो जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया है वो और भी ज्यादा प्रेरित होंगे, और इसके लिए बड़ा फोकस करना होगा। अब ये बड़ी चुनौती है वंदना जी सरकार के सामने भी, कि जिन लोगों ने अभी तक दूसरी वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है उनको आपको प्रेरित करना होगा, और जितने भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं उनको भी ये कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि वो सेफ रहें। सभी की तरफ से, ये सभी की तरफ से, ये बहुत जरूरी है। ठीक है सुमित जी, इसमें कुछ नजर आता है, आपको लगता है कि सोशल गैदरिंग कुछ और कम कर देनी चाहिए, कुछ इस पर सरकार को अभी से कुछ कदम उठाने की जरूरत है? सुमित गौड़ जी। हाँ, यादव साहब ने भी कहा है, उन्होंने बीच में रखा हम सबके बीच में, कि इमीडिएटली सरकार को जो ये ब्याह शादियों की जो फंक्शंस हैं इनमें पहले की तरह रेस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए, क्योंकि हम डिले करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। फिर अगर हम डिले करेंगे तो हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए जो सोशल गैदरिंग है या क्रिसमस पार्टीज हैं या न्यू ईयर की तक की भी पार्टीज हैं, हमें इस वेरिएंट को देखते हुए इसके तो जो 30 टाइम्स फास्ट इन्फेक्ट करता है, तो हमें एक्शन तुरंत लेना चाहिए। देखो वंदना जी को भी अच्छी तरह पता है कि पिछली बार कुछ गलतियां इनकी सरकार से हुई थी जो इन्हें होलहार्टेडली मान लेनी चाहिए। नहीं माने ये तो हंस के बात को टाल देती, इनकी आदत है। नहीं, मैं जवाब देती हूँ। उन जगह झांक के देखिए जिन्होंने मेरा समय आएगा जवाब दूंगी, जहाँ जिनके घरों में समस्या आई है। इवन आप ये देखिए, हमारे यहाँ से मजदूर पलायन कर गए थे, लोग हॉस्पिटल्स के लिए लाइनों में खड़े थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक के लिए। आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ लॉकडाउन के खिलाफ है, लेकिन जिस हिसाब से लिबर्टी दी हुई है शादियों फंक्शंस में, जिस हिसाब से गैदरिंग हो रही है, जिस हिसाब से पार्टीज हो रही है रेस्टोरेंट्स बार में, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यानी कि सुमित गौड़, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल गैदरिंग जो है उसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, शादी ब्याह या जो सोशल गैदरिंग है चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट भी हो उस पर लोगों को सीमित कर देना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। एंड एट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो फॉरेन की फ्लाइट्स है, स्पेशली 9-11 कंट्रीज की जहां पे ज्यादा फैल चुका है, उनकी फ्लाइट्स को एकदम बैन कर देना चाहिए। चाहे 7 डेज का नोटिस दे दे, चाहे 5 डेज का दे दे, लेकिन अभी विद इन वीक 10 डेज कर ले। अदरवाइज हमें ये डर है देखो, क्योंकि हमें पहले अपना देखना है, लोगों का देखना है, देश प्रदेश जनता का देखना है। हमें ये डर है कि कहीं पहले वाला हाल ना हो जाए कि लोग हॉस्पिटल में हो और बीजेपी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी इनके सांसद, मंत्री, एमएलए अपने घरों के अंदर डायरों में बैठ के टीवी देख रहे हो। ठीक है, हमारे सामने एक बड़ा खतरा है, और तीसरी लहर का जब अंदेशा है ना, तो उससे पहले हमारे पास तैयारी का समय भी है। ओंकार सिंह जी, आपको नजर आता है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो उतना ज्यादा सक्षम है, उतना ज्यादा मजबूत है कि अगर कोई भी लहर आती है अब, क्योंकि दूसरी लहर, पहली लहर हमने बहुत कुछ सीख लिया है, हमने देख लिया है कि किन किन चीजों की उस वक्त जरूरत होती है, क्या क्या चीजें हमें सुधारनी थी। आपको नजर आता है कि प्रदेश के अंदर या देश के अंदर वो सिस्टम बेहतर हो पाया है पहले के मुकाबले?
शुभेंदु जी, मैं तो इस मामले में नहीं समझ पाता कि देश ने इतनी वहां पे की हो, क्योंकि ये लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं। लेकिन आज मैं राजनीति की बजाय ये जरूर कोशिश करूंगा कि हम सबसे पहले अपने आप को खुद बचाएं, कोरोना अनुकूल बिहेवियर खुद अडॉप्ट करें, और इस समय डिबेट में हमें कुछ ऐसे सुझाव भी देने चाहिए, क्योंकि ये जनता सारी देख रही है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का जो कहना है कि ये कोरोना वैक्सीन जो लगी है, इससे इफेक्ट जरूर आएगा, हमारे को बेनिफिट मिलेगा। ये हमें ज्यादा से ज्यादा इस बात को स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी वैक्सीनेशन की रफ्तार वो नहीं है जो हम चाहते हैं। आज अगर हम देखें तो अभी भी हमारी 40% के करीब आबादी ही कवर हो पाई है। ये भले ही कोरोना उत्सव वैक्सीन उत्सव मनाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वैक्सीनेशन के लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़े पॉइंट 2-3 पॉइंट है जो मैं कहना चाहूंगा। एक तो किसान को घर पे भेज देना चाहिए। अब सरकार को इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया, इनके प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा दिल दिखा के उनकी एमएसपी की मांग और मुआवजे की मांग और केस रद्द करने की मांग, कोई बड़ी मांग नहीं है, ये भी मान के उनको घर पे भेज देना चाहिए, ताकि हम सब खुशी से अच्छे माहौल में इस कोरोना से लड़ें। मेरे को नहीं लगता कि अगर हम सही एकदम से प्रयास करेंगे तो कोरोना की तीसरी लहर का चौथी लहर को भी हम जीत पाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कुछ जो फ्लाइट्स के ऊपर अगर हम रोक नहीं लगा सकते, तो जो फ्लाइट से आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है, इस पीरियड को 14 दिन से ज्यादा थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम देख के, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी तो ये पता ही नहीं है कि ये कोरोना वेरिएंट जो नया आया ओमिक्रॉन, इसके क्या इफेक्ट्स हैं और क्या इसके नतीजे निकलेंगे, क्या ये मार करेगा। इसलिए हमारे को इसके लिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है। दूसरा, मैंने पहले भी बोला, जिन संस्थाओं ने हमारा पहले सहयोग किया, उन संस्थाओं को लोकल लेवल पर, जिला लेवल पर, भले ही वो किसी पार्टी से संबंधित हो, डीसी को या एसडीएम को बुला के उनको दोबारा एकत्रित करके कोरोना अनुकूल बिहेवियर के लिए दोबारा से प्रेरित करना होगा। ये संस्थाएं हमारे बहुत काम की हैं। और एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, जो हमने पिछली बार भुगती है, निजी अस्पतालों ने, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने हमें लूटा भी है और हमें मारा भी है, और सरकार ने इसमें सहयोग दिया उनको। 18,000 रुपए रोज का, 20,000 रुपए रोज का। ये प्राइवेट हॉस्पिटल की लिमिट 2, 3, 4,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो मेरे को लगता है ठीक है। वंदना जी, जरा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, पहले के मुकाबले क्या हम तैयारियों को लेकर क्या मुकम्मल माने? हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, क्या वो पहले के मुकाबले बेहतर हो पाया है? देखिए, मुझे लगता है कि विश्व में इतने बड़े पैमाने पर अगर किसी देश ने काम किया तो भारत ने काम किया। पीपी किट नहीं बनती थी हमारे यहाँ पर, टेस्टिंग लैब नहीं थे, हमारे पास बेसिक फैसिलिटी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात हमारी जनता भी 140 करोड़ है। आप इसको अपनी उपलब्धि नहीं मानोगे। हमारी जनता भी 140 करोड़ है। आप छोटे देश से भारत की तुलना नहीं कर सकते। आप जहाँ भी होता है राजनीति करने लग जाते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, आप हमारे कितने लोग मरे, 4.5 लाख आप ये भी बता दीजिए। घर में अगर कोई मुश्किल आती है तो घर वाले अपना झगड़ा भूलकर एक हो जाते हैं। लेकिन भी ध्यान रखना होगा आप देख रहे होंगे, ओंकार सिंह जी ने बहुत अच्छे सजेशन भी दिए। मैं मानती हूँ कि उन्होंने निजी अस्पतालों की बात की, हमने उन पर लगातार नजर भी रखी और आगे भी रखेंगे। संस्थाओं की बात उन्होंने की, उस सुझाव को भी हम ध्यान रखेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस समय उनको सोचना चाहिए, अगर देश कहीं से मुश्किल में है तो एक होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी कुर्सी दिखाई देनी चाहिए। मैं बड़ी हैरान हूँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मुझे याद है जो आपकी टूल किट आई थी, उसमें क्या कहा गया था, वो हॉस्पिटल जहां पर कांग्रेस का कंट्रोल है, वो वहां पर उनमें सीट्स खाली रखी जाए, बेड्स खाली रखे जाए, वहां पे किसी को जाने ना दे, सिर्फ अपने लोग हैं वही जाए। ऑक्सीजन की काला बाजारी आपके फरीदाबाद में पकड़ी गई थी ना, जब पीक टाइम था, जो ऑक्सीजन की जरूरत थी, और वो कौन थे वो लोग? वो कांग्रेस ही थे। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि अगर कहीं पर मुश्किल का समय है, पूरे देश को एक होना ही पड़ेगा, और उसके लिए मुझे लगता है हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तमाम तरह के स्टेप जो है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर ठीक है वंदना जी, साथ में आए तो बहुत अच्छा रहे। ठीक है, मैं जरा ठीक है, मैं इसमें डॉक्टर वीरेंद्र यादव को भी जोड़ रहा हूँ। वीरेंद्र जी, सर मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने पहली लहर के अंदर देखा कि वेंटिलेटर की कमी थी, दूसरी लहर में हमने देखा ऑक्सीजन की कमी आई, तो अब ऐसे में हमने धीरे धीरे करके हमने इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त किया। अब अगर तीसरी लहर का अंदेशा है तो ऐसा कुछ संभावनाएं हैं, किसको लेकर के हमें पहले ज़्यादा और तैयारी करने की ज़रूरत है? क्या और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिसको लेकर के हम पहले से ही कुछ हद तक तैयारी कर लें? शुभेंदु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन की जो बात हुई है, बिल्कुल 100% तो कोई भी किसी भी वेरिएंट के लिए इफेक्टिव नहीं है। वैक्सीनेशन ओमिक्रॉन में भी इफेक्टिव रहेगी और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए, सभी ये मानते हैं और ये रिसर्च भी कहती है। इस बात को बार बार मैं दोहरा रहा हूँ।
और मैं आपको यहाँ पर शायद बताऊं कि हमने आज 90% जो है वैक्सीनेशन सेकेंड डोज हासिल कर लिया है गुड़गांव में। तो शायद 25 लाख की आबादी के जो जिले हैं या शहर हैं उनमें संभवतः प्रदेश में नहीं देश में गुड़गांव पहले स्थान पर होगा। और बहुत जल्दी हम 100% टारगेट को अचीव करना चाहते हैं दिसंबर के रहते रहते, ताकि ऐसा ना हो और लोगों को सीवियरिटी ना आए। हमने बिल्कुल एक्सपीरियंस से सीखा है। हमने ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम किया है, चाहे पीएसए से किया हो चाहे एलएमओज का किया हो। 50 बेड से ऊपर के एटलीस्ट मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ गुड़गांव के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं 50 बेड से ऊपर उनको इंश्योर कर दिया गया है कि उनके पास अपनी सेल्फ सफिशिएंट रहे ऑक्सीजन को लेके। बेड्स पहले से कैपेसिटी बढ़ाई गई है डेफिनेटली। और एक बात उठी थी, शायद भूल गए क्योंकि थर्ड वेव के नाम पर जो बात अब सभी भूल गए थे। कुछ दिन पहले याद करिए जब हम डिबेट में बैठे थे कि थर्ड वेव अगर हुई तो हो सकता है बच्चे ज्यादा इफेक्टिव हों। और क्योंकि उनको वैक्सीनेशन भी नहीं हुई तो हमने अकॉर्डिंगली उस हिसाब से भी इस पर तैयारी की है। हमने जो अपने वेंटिलेटर्स हैं अभी, चाहे जैसे ओमकार सिंह ने कहा कि हमने जो भी एनजीओ से या जहां से भी सीएसआर में या गवर्नमेंट से भी जो भी हमने बातें करी या जो हमने हम प्रधानमंत्री जी ने जो हमें वेंटिलेटर्स हों चाहे वो हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हों, तो हमने पीडियाट्रिक के हिसाब से पूरी तैयारी करी। हमने खुद अपना गुड़गांव में मैं एग्जांपल दे सकता हूं, हमने अलग से 41 बेड्स ओनली पीडियाट्रिक्स के सरकारी सेटअप में क्रिएट किए। ऑफ कोर्स प्राइवेट सेटअप भी इसी काम पे लगा हुआ। तो हम एट प्रेजेंट तो पूरी तरह से तैयार हैं। और जहां तक सवाल है टोसिलिजुमाब, रेमडेसिविर या एम्फोटेरेसिन जो पिछली बार हुआ था, वी डोंट नो एग्जैक्टली क्योंकि हाउ वायरस विल बिहेव और क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे। लेकिन जो पिछली गलतियां हैं उससे हमने जो भी सबक सीखा या जो भी हुआ होगा जिससे भी वो टाइमली जो हुई है वो सारी चीजें पूरी तरह से तैयार हैं। और देखिए मैं आपको एक बात सभी को कहना चाहता हूं और एक बात बताना चाहता हूं, जो वायरस है और जो पेंडेमिक्स हैं तो यूजुअली जो स्प्रेड होता है वो 2 2 4 नहीं होता। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट। ये 2 2 4 की बजाय यानी 2 दूनी 4 की बजाय ये 240 गुना की स्पीड से फैलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है जो बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं या स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं या हमारे साथी ओमकार सिंह जी कह रहे हैं, सुमित जी भी कह रहे हैं, वंदना जी भी ने भी कहा, मास्क, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अनुकूल बिहेवियर बहुत जरूरी है। प्लीज अभी पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। मैं अपनी बात सिर्फ यही कह के खत्म करना चाहता हूं। इसमें सर मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं, मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा जरूरी है, लेकिन सर बहुत सारे लोगों के मन में ना एक सवाल भी है, जितने दर्शक ये कार्यक्रम इस वक्त देख रहे होंगे उनके मन में भी ये सवाल होगा कि अब जो नया वेरिएंट आया है, क्योंकि हमने देखा डेल्टा प्लस, उसमें हर नए वेरिएंट के साथ नए लक्षण जुड़ जाते हैं। तो अब ये ओमिक्रॉन की पहचान कैसे करें? अगर सपोज कभी किसी को होता है या कुछ ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो कुछ लक्षणों में बदलाव भी हुआ है क्या? नहीं शुभेंदु जी, अभी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लक्षणों में कोई बर्ताव नहीं हुआ है। हाँ। सेम वही जो इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड की तरह ही बिहेव करता है, सेम साइन सिम्टम्स वही हैं। सो इसलिए आपको जब भी ऐसा लगे आप अपने आप को आइसोलेट करें और अपना रैपिड एंटीजन या आरटीपीसीआर कराएं। एक चीज और सर, अब बहुत तेजी के साथ टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए कह दिया गया, तो अब कई विपक्षी खेमे के नेता बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि सर आप टेस्टिंग पहले तो शांत थी लेकिन अब बहुत तेजी के साथ करेंगे तो अपने आप जो नंबर है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं कि एक बार फिर से कोरोना का खतरा दिखाने की भी कोशिश होगी यहाँ पर? नहीं शुभेंदु जी, मैं इस बात से इसलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बात कहूं, आप बेशक पिछले 3 महीने का या 4 महीने का गुड़गांव का हेल्थ बुलेटिन जो कोविड बुलेटिन डेली आता आप उठा लीजिए, हमने कभी भी 3000 से कम टेस्टिंग नहीं की है और नंबर्स वही ऑलमोस्ट 8 से लेके 12 के बीच में वेरी कर रहे हैं। और आज भी हमने 3500 टेस्टिंग कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से, तो नंबर वही 10 12 8 10 12 वही चल रहे हैं। तो मैं ये बात नहीं कहूंगा, जब संक्रमण होगा तो केसेस आएंगे, पॉजिटिविटी होगी तो इट विल रिफ्लेक्ट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आपको कैसे अपने आप को बचाना है। इसके लिए आपको दोनों वैक्सीन की डोज लेना बड़ा जरूरी है, आपको कोरोना संबंधी नियमों का, गाइडलाइंस का आपको पालन करना बड़ा जरूरी है, तभी आप इस नए वेरिएंट से भी बच पाएंगे। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।